नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तनेराव सिंह। हमारा 9th का जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे का टॉपिक ले लेते हैं। हमने पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर तापमान का और प्रभाव पूर्ण कर दिया था। हमने उसमें कुछ टॉपिक देखे थे, गलनांक, क्वथनांक, संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा देखी थी। आगे का टॉपिक लेते हैं अपन कि पदार्थ की अवस्था पर दाब का क्या परिवर्तन होता है। तो अपने हेडिंग डाली है, दाब परिवर्तन का अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं अपन पॉइंट क्या बनाया अपन ने। दाब परिवर्तन का प्रभाव ठोस और द्रव दोनों पर नहीं होता क्योंकि उनमें संपीड़ितता नहीं पाई जाती, यानी ठोस के और द्रव के जो अणु पहले से पास पास होते हैं उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, आसानी से नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से ऐसे लिखा अपने, यदि ठोस पर दबाव बढ़ाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, वो टूट जाता है। ओके, यदि दाब परिवर्तन के साथ ताप को कम किया जाए, दो कंडीशन है सुनना। यदि दाब परिवर्तन के साथ ताप को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, तो गैस कैसी हो जाती है, द्रवित हो जाती है। गैस का परिवर्तन द्रव में किया जा सकता है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, आप कॉमन रूप से आपने ये एक एग्जांपल देखा होगा। आपने अपने अगर साइकिल के ट्यूब में हवा भरी हो, प्रेशर से जो पाइप से भरते हैं उसके द्वारा नहीं, एक और पंपिंग मशीन आती है जिसके द्वारा पिस्टन के द्वारा हम उसको प्रेशराइज करके उसके अंदर हवा भरते हैं। आपने देखा होगा जब पिस्टन से आप उसको 2-3 बार प्रेशर करते हो तो वो जो पिस्टन है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, साथ में ट्यूब भी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम पार्टिकल्स को यानी कणों को जब एक प्रेशर देते हैं तो उनके मध्य जो है ना वो घर्षण बल के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के कारण क्या होते हैं, पार्टिकल आपस में एक गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो हमें यहाँ दो कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। दाब परिवर्तन के साथ आपको ताप को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, जो ठोस के अणु है, जैसे अपन देखो कि पिस्टन के द्वारा क्या कर रहे हैं, ठोस के अणु को हम प्रेशराइज कर रहे हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हो गया। तो ये तो क्या है, पिस्टन है, ये एक पात्र है। अब हम और इसको प्रेशराइज करें तो ये अणु और पास पास आ गए, यानी अब ये जो गैस है ये गैस किस में परिवर्तित हो गई, ठोस में परिवर्तित हो गई। ये ध्यान रखना, ये गैस है, ठीक है। इस गैस को अपन किस में परिवर्तित कर दिया, ठोस में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर अपन को ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ताप को क्या करना पड़ेगा, ताप को कम करना पड़ेगा, ठीक है। दाब को क्या करना पड़ेगा, दाब अधिक करना पड़ेगा, ठीक है। यही प्रोसेस लगातार अपनाना पड़ेगा। द्रव से वापस ठोस के लिए ताप को वापस क्या किया अपन ने, कम, और दाब को क्या किया, अधिक किया। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम गैस को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ लिखा है गैस का द्रव में परिवर्तन। इस अंत परिवर्तन में जब दाब बढ़ाया जाता है तथा तापमान कम किया जाता है तो गैस को संपीड़ित किया जाए तो उसके गैस के अणु के मध्य जो दूरी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाने के कारण गैस अवस्था किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस अवस्था परिवर्तित हो जाती है और वो द्रव अवस्था प्राप्त कर लेती है। उदाहरण के तौर पर एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस किसका नाम पूरा होता है, सीएनजी का पूरा नाम होता है। तो अपन देख सकते हैं कि एलपीजी और सीएनजी वो हमारे सिलेंडरों में जो भरी हुई होती है वो द्रव अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही गैस बाहर निकलती है वापस स्थान मिलने के कारण गैस की अवस्था में आ जाती है और हमें लगता है कि गैस ही अंदर भरी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेंडर के अंदर वो कौन सी अवस्था के अंदर है, वो द्रव के अंदर अवस्था के अंदर है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ओके, अब अपन एक डायग्राम बनाए हैं कि तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखना, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। उसी प्रकार गैस का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है, उदरोपातन कहलाता है। अब उल्टा चलते हैं, ठोस का गैस में उदर परिवर्तन, गैस का द्रव में संघनन और द्रव का ठोस में जमना कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, ये अंतर परिवर्तन पूछा जा सकता है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन। आपने देखा होगा बरसात के समय इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है कि जब वाष्प हमारे बादलों के रूप में आती है तो ये वाष्प द्रव बन करके धरती पर गिरती है। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, संघनन होगा, क्योंकि उसमें गैसीय अवस्था में जो बादल होते हैं वो द्रव की बूंदों के रूप में गिरते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या हुआ, संघनन हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार की जो अवस्था है उसमें 6 प्रकार के मुख्य रूप से नाम आए, लेकिन ठोस का गैस में और गैस का ठोस में एक ही प्रकार का परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार कुल नाम कितने भी 5, वापस सुन लो, संघनन, वाष्पीकरण, उदरपातन, संघनन और जमना, ये 5 प्रकार के नाम हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं और वाष्पीकरण का क्या प्रभाव उत्पन्न होता है उसको अपन देख लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पर वाष्पीकरण और वाष्पीकरण का प्रभाव देख लेते हैं अपन। वाष्पीकरण की परिभाषा क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन। किसका? द्रव से वाष्प में परिवर्तन। लेकिन एक कंडीशन क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर यह प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो वापस सुन लीजिए एक बार, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है वो ये जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो। ठीक है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये उसकी क्वथनांक से कम तापमान पर इसलिए होती है क्योंकि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो वाष्पीकरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो अपने यहाँ लिखा है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है? सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर। हम देखते हैं कि जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो उसका सतही क्षेत्रफल क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कपड़े को धोया, उसको निचोड़ा और निचोड़ने की अवस्था में ही उसको अपन ने इकट्ठे अवस्था में इसको सुखा दिया, यानी उसको फैलाया नहीं, तो क्या देखते हैं अपन? वो कपड़ा सूखता नहीं है। हमने देखा होगा कपड़ों को सुखाने के लिए कपड़ों को क्या करना पड़ता है? फैलाना पड़ता है। तो ये देखो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। ओके, तापमान में वृद्धि। अब आपने भी देखा होगा सर्दियों में कपड़े बहुत देर से सूखते हैं जबकि गर्मियों में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? इसका भी कारण है, गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होती है। तो देखो तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है जिससे वो जल्दी से क्या हो जाते हैं? वाष्पीकृत हो जाते हैं और इसी के कारण गर्मियों में कपड़े जल्दी से सूखते हैं। ओके, आर्द्रता में कमी। अब आर्द्रता क्या होता है? आर्द्रता होता है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। देखो गर्मियों में क्या होता है? वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होती है, इसलिए वो आसानी से जल को दूसरे स्थानों से खींच लेती है। जबकि सर्दियों में वायु में जल वाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसको देखो ध्यान रखना, जब आर्द्रता में कमी होगी, तो वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आर्द्रता में वृद्धि हो गई तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ध्यान रखना, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही क्या होती है? जल वाष्प उपस्थित होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा क्या पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये उल्टा होता है। वाष्पीकरण की दर अगर कम है इसका मतलब क्या है? आर्द्रता अधिक है, और आर्द्रता में अगर कमी है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, अब आ जाओ वायु की गति में वृद्धि। तो आपने एक कॉमन एग्जांपल बताता मैं तुम्हें कि आप जब ट्रेवल यानी यात्रा करते हो तो आपने बस की खिड़की वाली जो सीट आपने कभी ली होगी, आपने प्रेफर किया होगा उसको, तो आपने ये भी देखा होगा जब आप खिड़की वाली सीट पर बैठते हो तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वायु आपकी नाक को टच करके जा रही है वो बहुत फास्ट जा रही है और आपके नाक के आसपास की जो नमी में लगातार कमी आती जा रही है, और नमी में कमी आने के कारण आपको बार बार प्यास लग रही है। तो ये ध्यान रखो कि जब भी वायु की गति तेज होगी तो नमी में क्या आएगी? कमी आएगी। नमी में कमी आती ही क्या होती है? वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो देखो हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये प्रक्रिया हुई वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वापस देख लेते हैं वाष्पीकरण को कितने कारक प्रभावित करते हैं? 4 कारक प्रभावित करते हैं। पहला, सतही क्षेत्रफल का बढ़ना, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। इसी के साथ ये तो टॉपिक है यानी फर्स्ट चैप्टर तो पूरा होता है और आप अगले टॉपिक को सेकंड चैप्टर के साथ शुरू करेंगे अपन। लेकिन इससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूंगा, आप उन क्वेश्चन आंसर को पहले पूरा कर लें, उसके बाद में सेकंड जो चैप्टर है उसकी वीडियो देखें और उसका काम करें। थैंक यू।